तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर डायमेंशंस। तो देखिए सबसे पहले डायमेंशंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लें और फिर इसको एक एक करके समझते हैं। लिखा हुआ है कि डायमेंशंस आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद ध्यान समझिए। सिर्फ इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा उसको समझ लिया आप। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वांटिटी ले लें, स्पीड, राइट। तो स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताओ। ऐसा यूनिट जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है डिस्टेंस यानी लेंथ, और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो मैं इसे लिखूंगा मीटर, ठीक है। और नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब जरा इस पे पावर पे चेक करो, मीटर का पावर क्या है, 1 ही है ना। ये मीटर का पावर मैं 1 दे रहा हूँ और सेकंड का भी पावर क्या है, 1। अब अगर मैं टाइम को ऊपर ले जाऊं तो पावर -1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मीटर का पावर 1, सेकंड का पावर -1, जो कि इन जनरल आप लिखते चले आए हैं 10th में। दिस इज मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं, या मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे लिखते हैं ना, यूनिट। तो अब देखो इसमें डायमेंशंस वो किसको बोल रहा है, दोबारा एक बार पढ़ लो डेफिनेशन। उसने क्या कहा है कि डायमेंशंस आर द पावर्स। ये डायमेंशन, ये पूरी चीज डायमेंशन नहीं कहलाएगी, डायमेंशन सिर्फ पावर्स को बोलता है। अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपसे पूछेगा कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये पूरी लाइन जरा समझ लेना। डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ एंड टाइम आर रेस्पेक्टिवली, बताओ क्या क्या है, आर रेस्पेक्टिवली क्या बताएंगे हम इसको, इसमें पावर्स बताएंगे कि लेंथ का पावर क्या है, लेंथ तो मीटर है, मीटर का पावर कितना है, 1, तो इसका डायमेंशन 1 हुआ। एंड टाइम का पावर क्या था यहाँ पे, -1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, -1। तो वो इस चीज की बात करता है, यानी डायमेंशन बेसिकली वो पावर्स को बोलते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पे रेज्ड होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स है ना ये मीटर और सेकंड, इस पे कितने पावर्स रखे हुए हैं किसी क्वांटिटी के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। चीज समझ में आ गई होंगी और क्लियर करेंगे हम आगे। अब देखो सिंपल टर्म्स में क्या कह रहा है वो, कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स अस, डायमेंशन को दिमाग में डालिए कि डायमेंशन सिर्फ पावर्स है। Dimensions of physical quantity tells us how it depends on the basic fundamental quantity, यानी वो जो आपकी क्वांटिटी है वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से उसका क्या रिलेशन है, कितने पावर्स वो एक्वायर करती हैं किस बेसिक यूनिट्स पे, इन चीज़ों को वो बताता है, लाइक मास, लेंथ, टाइम। तो मैकेनिक्स जब तक चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें तो ज़्यादातर इसी से हम लोग इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी। फिर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में जाएंगे या करंट में जाएंगे तो फिर वहाँ हमें टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी टाइम यूनिट्स की। तो अब आप देख लें, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं और आगे जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो उन्हीं से निकाली गई होंगी, उन्हीं से डिराइव है, फंडामेंटल से। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जितनी भी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे वो किसी न किसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स के टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे दूँ तो समझ जाइएगा आप। जैसे इसी चीज को मैं अगर लिखूं, इसमें मास का पावर क्या है जरा मुझे बताओ। स्पीड को जब हमने डिफाइन किया तो स्पीड का जो डायमेंशन है वो लेंथ में तो -1 है, टाइम सॉरी लेंथ में 1 है और टाइम में क्या है, -1। लेकिन कोई आपसे पूछे कि मास की बताइए, तो मास यहाँ पे किलोग्राम तो नहीं ना, यहाँ पे कहीं पे तो किलोग्राम का पावर क्या होगा, यहाँ पे 0। तो आपसे वो पूछ सकता है कि ये बताइए सर, स्पीड का जो डायमेंशन है वो आपसे ऐसे पूछेगा कि जस्ट टेल मी द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास में डायमेंशन कितना होता है स्पीड का, 0, कोई पावर नहीं है उसमें, किलोग्राम मास इसमें इन्वॉल्व ही नहीं। लेंथ का पावर क्या होता है डायमेंशन, यानी ये हो गया 1, और टाइम का डायमेंशन कितना होता है, -1। So dimensions are the powers which are involved in the fundamental quantities to represent a given physical quantity. Clear?
तो अब चूंकि हमें बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़नी है और हम ये जान चुके कि सारी क्वांटिटीज को हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका डायमेंशन जानना ज़रूरी है कि हम उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्या सिंबल्स होता है। तो अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ रहे हैं। अब इस सवाल देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशंस। तो इस लिस्ट में फिजिकल क्वांटिटी है, इस कॉलम में इधर एसआई यूनिट है जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके सिंबल्स हैं, है कि नहीं, ये डायमेंशंस के सिंबल, और ये बेसिकली सिंबल है इसके लिए, यानी लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, एल, और डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। तो पूरी तरह अच्छी तरह समझ लीजिए, उसको याद भी कर लीजिएगा। जाहिर बात है कि लेंथ है पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, फिर मास है, फिर टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ का हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट मीटर होता है कि नहीं, मास का किलोग्राम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन अब दो लेंथ का सिंबल यूज करेंगे डायमेंशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ का सिंबल डायमेंशन के लिए जो यूज करेंगे वो है एल। मास के लिए जो हम यूज करेंगे सिंबल डायमेंशन के लिए, तो वो होगा कैपिटल एम। याद रखिएगा कि लेंथ का यूनिट वाइज सिंबल है स्मॉल एम। कोई ऐसे पूछे ये बताइए कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। मीटर के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल एम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और लेंथ का जब डायमेंशन यूज करेंगे तो उसके लिए सिंबल कैपिटल एल है, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। और डायमेंशन लिखते कैसे हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर के लिए जब सिंबल यूज करेंगे यानी यूनिट के लिए, तो वो तो हम स्मॉल एम यूज करते हैं। लेकिन जब लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल एल यूज होता है, और डायमेंशन लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बात समझ में आ गई। सिमिलरली मास जो है, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, राइट। लेकिन जब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो इसके लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं। तो अच्छी बात है, डायमेंशन में एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिएगा कि कम से कम इन तीनों में तो याद रख ही सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम में पहला जो लेटर है उसी को यूज किया गया है। लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, और टाइम के लिए कैपिटल टी, है ना। तो और डायमेंशन कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इन तीनों चीज़ों को, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल है, फिर एम है और टी, ये डायमेंशन हो गया लेंथ, मास और टाइम का। जब इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर आएगा, ऑब्वियसली वो 12th में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ जाहिर बात है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और इसका जो सिंबल यूज़ करेंगे डायमेंशन के लिए वो आई यूज़ करेंगे। जनरली कहीं कहीं एम्पियर भी यूज़ होता है, तो हमने यहाँ दोनों मेंशन कर दिया है, या आई और ए। तो जिस फॉर्मेट में देगा ऑप्शन से आप पहचान लेंगे, ठीक है। किसी की जगह आई यूज़ होता है करंट के लिए, करंट का डायमेंशन लिखने के लिए, और किसी किसी जगह एम्पियर के लिए ए यूज़ कर लेते हैं बेसिकली। सिमिलरली जब टेम्परेचर की बात आएगी तो टेम्परेचर का यूनिट हम लोग जानते हैं केल्विन होता है, ऐसा यूनिट। इसका जो सिंबल यूज़ करेंगे वो थीटा है, और डायमेंशन जब यूज़ करेंगे तो यहाँ भी वही बात है कि टेम्परेचर के टर्म में जब टेम्परेचर के जब डायमेंशन लिखेंगे तो हम फिर ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। किसी के इसमें थीटा यूज़ होता है, कभी केल्विन के लिए कैपिटल ये के यूज़ होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज़ होता है, ये ऐसा यूनिट हम जानते हैं। सिंबल इसका जे यूज़ करेंगे, और डायमेंशन के लिए भी जे सिंबल यूज़ होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हम जानते हैं कि मोल्स है। सिंबल में कैपिटल एन, कहीं कभी कभी स्मॉल एन भी यूज़ होता है, यहाँ भी कभी कभी स्मॉल एन यूज़ करते हैं, और कहीं कभी मोल भी लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी, राइट। तो खैर ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर नहीं है, और इस क्वेश्चन यहाँ नीचे से आए शायद आपको नहीं आए, बट स्टिल इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इन तीन से खेलना पड़ेगा, और कुछ केसेस में ये दोनों यूज़ होंगे, और बहुत रेयर केस में आपको इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमने समझा ही दिया मेरे ख्याल से, राइट। स्पीड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, डायमेंशन कैसे लिखते हैं। अब इस पे आ जाओ, फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो ज़रा देखो किस तरह से उसे हम बताएंगे। फोर्स का इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास के लिए ज़रा मुझे बताओ कि यूनिट क्या था, किलोग्राम, लेकिन मुझे डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन के लिए मास का जो सिंबल है वो यहाँ देख लो क्या है, कैपिटल एम है कि नहीं, तो मैं उसे लिखूंगा दिस इज कैपिटल एम, राइट। आगे आइए, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का देखो बहुत आसान होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट पहले लिख लो। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट है ना। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल, देख लो यहाँ।
कैपिटल एल यूज करना है, और डिवाइड बाई ये टाइम स्क्वायर है। सेकंड क्या है, टाइम का यूनिट है। टाइम के लिए डायमेंशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल टी, पे यहाँ लिखेंगे टी का स्क्वायर, राइट। इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या आया, डायमेंशन वाइज एल बाई टी स्क्वायर। अब इसको एक साथ लिख दो, यानी सब चीज न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो नीचे अगर पावर 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिखेंगे एम एल टी -2। नॉर्मली 1 पावर नहीं लिखा जाता है, बट इसे अभी समझना है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ क्या होगा, एम का पावर कितना है 1 है, एल का पावर कितना है 1 है, और टी का पावर क्या है -2। तो आपसे अगर कोई पूछेगा ये बताओ कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स किस में पूछेगा, मास में बताइए, लेंथ में बताइए, टाइम में बताइए। तो फोर्स का डायमेंशन मास में कितना, जरा मुझे बताओ। पावर डायमेंशन होता है क्या, पावर होता है। तो फोर्स का डायमेंशन मास में कितना है, पावर 1 है। लेंथ में कितना है, अगेन पावर 1। लेकिन टाइम में क्या पावर है, इट इज -2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, 1 1 -2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशंस लिखेंगे। मेरे ख्याल से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे एक नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी लिस्ट तो नहीं है, पूरी लिस्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और मैं जान के दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेगा यार इतना सारा याद करना होगा। तो अभी एकदम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें देखिए मैंने यहाँ लिस्ट प्रोवाइड किया है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है अभी के लिए। अभी आपको सिर्फ जो चीज़ें जिससे आप फैमिलियर हैं सिर्फ उस पर फोकस करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे एरिया आप जानते हो, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ का यूनिट मीटर, फिर लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि लेंथ के लिए जो डायमेंशन यूज होता है वो एल होता है। तो यहाँ एल का स्क्वायर होगा, तो देखो यहाँ एल का पावर 2 दे रखा है। यानी कोई आपसे बंदा पूछे कि ये बताओगे एरिया का डायमेंशन क्या होता है, तो यहाँ देखो क्या लिखोगे, एरिया का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन किस में, वो होता है तीनों में। पूछते हैं आपसे कि एरिया का डायमेंशन बताइए, मास में कितना है, लेंथ में कितना है, और टाइम में कितना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई एरिया के डायमेंशन में मास तो आता ही नहीं, तो मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0। डायमेंशन आता पावर्स, तो एरिया के डायमेंशन में मास का पावर 0 है ही नहीं हुआ। लेंथ का पावर कितना है जरा देख लो, तो लेंथ का पावर यहाँ 2 है एरिया में, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। टाइम का पावर यहाँ है, एरिया में टाइम भी इन्वॉल्व नहीं है, तो टाइम का ही पावर क्या हो जाएगा, 0। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया इन मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। बहुत इजी मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर थोड़ा होगा आप लोगों को। सिमिलरली अब आप बताओ कि वॉल्यूम का डायमेंशन कोई बंदा लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा, यानी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ है बेसिकली। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल का पावर 3, यानी डायमेंशन क्या है 3 बेसिकली। डायमेंशन आर द पावर्स, तो डायमेंशन 3 है इन लेंथ ओनली। मास में डायमेंशन पूछेगा 0, जिसका जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है उसको आप 0 कर दोगे। टाइम का पावर क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम में 0 है कि नहीं। अब आइए स्पीड, तो ये सारी फैमिलियर क्वांटिटीज है। स्पीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों केस में यही होगा, क्योंकि इस दोनों का यूनिट सेम होता है तो डायमेंशन भी सेम होगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन का यूनिट आप जानते हैं, इट इज वेलोसिटी बाय टाइम। अगर सिर्फ यूनिट भी याद है तो उससे भी आप डायमेंशन बड़ी आसानी से निकाल लोगे। देखो कैसे, ये हमारा डायमेंशन है ना एक्सेलरेशन का। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर के लिए डायमेंशन में हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल एल। और ये सेकंड है, सेकंड टाइम का यूनिट होता है। टाइम के लिए डायमेंशन में हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल टी। यहाँ इस पावर 2 है तो पावर 2 यहाँ कर दीजिए। अब इसको एक साथ दीजिए न्यूमरेटर में, तो एल हो गया टी पावर 2, जब ऊपर जाएगा तो टी -2 हो जाएगा। अब आप देख लो, ये हो गया इसका, ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है ना। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिख दिया, एल टी -2। मास का नहीं है, अगर पूछेगा अलग से कि डायमेंशन बताइए मास में, तो आप बोल दोगे 0। लेंथ में कितना डायमेंशन है, एक्सेलरेशन में तो बताइएगा 1। टाइम में कितना डायमेंशन है, एक्सेलरेशन में तो बताइएगा -2। लाइकवाइज इस तरह से आप फोर्स पढ़ सकते हैं, प्रेशर, ये सारी क्वांटिटीज है, ठीक है। अभी तक हमको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क एनर्जी या पावर तक जा सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स, मोमेंटम वगैरह जितनी भी चीज़ें, इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या है, डेंसिटी क्या है। डेंसिटी भी आप जानते ही होंगे, डेंसिटी क्या होता है बताओ, मास बाई वॉल्यूम, है कि नहीं। तो मास का डायमेंशन, मास के हम जानते हैं कि कैपिटल एम यूज़ करते हैं डायमेंशन में। और ये मीटर जो है लेंथ का डायमेंशन है, तो मीटर का क्यूब है तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा। ऊपर से जाकर के क्या हो जाएगा, एम का पावर -3, तो देखिए वही लिखा हुआ है। इट्स क्वाइट ईजी। सिर्फ देखिए डायमेंशन लिखने के लिए आपको उस क्वांटिटी का जानना ज़रूरी है। अगर क्वांटिटी आप जानते ही नहीं है तो तुक्का नहीं मारना है,
क्योंकि आपको सीखना होगा कि भाई कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखिए, तो हमें अगर उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला याद होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर याद हो तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। अभी से भी है कि जो जैसे जैसे क्वांटिटीज, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटीज मिलेंगी हमें नई, उन सब को डिफाइन करेंगे हम वहीं पे उसका यूनिट देखेंगे और अब वहीं पे उनका डायमेंशन भी बताते चले जाएंगे, तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ से दे दूँ कि अगर कोई फॉर्मूला आपको याद है तो एक बिल्कुल अननोन क्वांटिटी का भी डायमेंशन आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। जैसे अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं कि ये जो टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, ये यूज़ कहाँ होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स का लॉ उन्होंने पढ़ रखा है। फॉर्मूला अगर याद है तो बताओ, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है, F इज इक्वल टू G(m1 × m2 बाई r स्क्वायर), ये होता है ना। अब इसमें हम फोर्स का जानते हैं डायमेंशन, फोर्स अभी उन्होंने पढ़ा ना, फोर्स का डायमेंशन देखो याद है, ये तो पता ही है फोर्स का डायमेंशन। जी का नहीं मालूम, जी का ही निकालना है मुझे, ये हमें निकालना है जी कितना होता है। मास का डायमेंशन पता है हमें और ये डिस्टेंस का भी डायमेंशन पता है। तो जिस चीज़ का डायमेंशन निकालना है उसको एक तरफ लिखो, तो मैं यहाँ से जी को एक तरफ लिख रहा हूँ, इधर रहने दिया, बाकी सब एक तरफ ले जाइए। तो एफ है आपके पास, ये आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा ना भाई, देखिए देखिए ये चला गया यहाँ और ये मास आ जाएगा दोनों नीचे। यहाँ मैं लिखूंगा m1 m2 m2, क्लियर हो गया। अब देखो डायमेंशन लिखना शुरू कर रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है कहाँ पे है, देखिए ये फोर्स का डायमेंशन है, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा पहले, यहाँ इसकी जगह। तो कहता है मैं लिख दूँ सीधा सीधा, कितना हो जाएगा mLT-2, ये फोर्स का डायमेंशन है। इसके बाद आर स्क्वायर है, आर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो हम एल से लिखते हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर यहाँ निकल दिया। अब जरा नीचे देखो, नीचे क्या है, m1 m2, ये दोनों मास है। मास के लिए हम लोग डायमेंशन में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल M। तो ये हो जाएगा एक मास के लिए m और एक और मास है उसके लिए भी m लिख दिया, है कि नहीं। अब ये एक m चाहते हैं यहाँ से काट दीजिए आसानी के लिए। तो अब हमारे पास देखिए डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा है। डायमेंशन फॉर्मूला जब लिखना हो तो इसको भी हम ऐसे घेर लेंगे, इससे ये तरीका होता है। अब देखो राइट से निकालेंगे, m जो है ऊपर नहीं लेकिन नीचे है, डिनोमिनेटर में m है ना, और नीचे इसका पावर कितना है, 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब आइए यहाँ ऊपर l बचा हुआ ये, तो l ले दीजिए, l का पावर क्या है, 1 है, नहीं l का पावर कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। l का पावर ऐड हो गया और t का पावर कितना बचा हुआ है यहाँ पे, t का पावर हो गया आपका -2। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, m-1, l का पावर 3 और t का पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपसे कोई बंदा पूछेगा कि जरा मुझे बताओ डायमेंशंस, ये तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया आपने, आपसे कोई पूछे ये बताओ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन जो है वो मास, लेंथ और टाइम में क्या क्या होता है। तो आप बताओ भाई, मास में तो -1 होता है, लेंथ में 3 होता है और टाइम में कितना होता है, -2। हो गया, दिस इज द आंसर। तो यहाँ से एक और बड़ी अच्छी चीज़ आपको मालूम हो गई कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी क्वांटिटी का डायमेंशन आपसे पूछता है जिसके बारे में एज सच डायरेक्टली हम नहीं जानते, बट उस पर बेस्ड कोई फॉर्मूला आपको याद हो, जैसे यहाँ ने कहा ना कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायरेक्टली आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन आपको ये याद था क्या चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज होता है, तो आप उस लॉ को पहले लिख जाओ, F = G(m1 m2 बाई r स्क्वायर), यहाँ लिख जाइए पहले, ये लॉ हमने लिख दिया। और इसी लॉ से इस जी को एक तरफ करके बाकी चीज़ों को एक तरफ करके हमने सबका डायमेंशन जिसका हम जानते हैं ऑलरेडी, राइट बताइए, जी को हमने एक्सप्रेस कर दिया बाकी दूसरे टर्म्स में, और उनका डायमेंशन हमें पता था, तो उसका लिख करके हमने फाइनली ये आंसर निकाल लिया, है ना। तो ये अप्रोच होगा उन केसेस में जिसको डायरेक्टली जिन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आप नहीं जानते हैं, लेकिन उस पर बेस्ड कोई फॉर्मूला आपको याद हो तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप कोशिश करेंगे और जितना आप समझ सकें और खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि किस क्वांटिटी का डायमेंशन आपको डायरेक्टली याद नहीं है लेकिन फॉर्मूला याद है उस पर बेस्ड, तो उससे कोशिश कीजिएगा निकालने का। अब ऐसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने पूरा नहीं दिया है, अभी हम लोग ऐसा जाहिर बात है कि पूरी फिजिक्स ही पढ़नी है,
जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे जो भी नई क्वांटिटीज आएंगी उनका डेफिनेशन, उनका यूनिट्स, उनके डायमेंशन सब हम लोग वहीं पढ़ लेंगे ताकि चीज़ों को याद नहीं करना पड़े। हम जब डेफिनेशन समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनके यूनिट्स भी समझ जाएंगे और उनके डायमेंशन भी समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद जो फिनिश करते हैं। देखिए व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, फोर्स इन, मतलब दो क्वेश्चन है, डेंसिटी का डायमेंशन बताना है, फोर्स का डायमेंशन बताना है, किसमें मास में, लेंथ में और टाइम में। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स, डेंसिटी बता दीजिए, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, है ना। देखिए फॉर्मूला से निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, मास के लिए जो डायमेंशन होता है हम कैपिटल एम यूज करते हैं। वॉल्यूम जो है वो लेंथ का 3 टाइम्स मल्टीपल है ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ये तीनों लेंथ विड्थ हाइट तीनों लेंथ ही है, यानी लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी लेंथ का पावर कितना आ जाएगा वॉल्यूम में, क्यूब। अब इसको ऊपर ले जाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ml-3। अब इस फॉर्मूले में टाइम कहीं इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं विद पावर 0, और m का पावर यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई डेंसिटी का डायमेंशन बताइए मास, लेंथ और टाइम में, सीधा लीजिए रेस्पेक्टिवली, तो हम क्या लिखें, मास पर डायमेंशन कितना है, डेंसिटी का 1 है, लेंथ में कितना है -3 और टाइम में कितना है 0। तो आंसर होना चाहिए 1 - 3 0। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। तो देखो ये आंसर दिया हुआ है 1 - 3 0। सॉरी, सिमिलरली आप फोर्स का निकाल लोगे। ये कुछ क्वांटिटीज हैं, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ क्या रखा हमने, पूछा हमने, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। तो ये दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके यूनिट्स तो होते हैं लेकिन इनका डायमेंशन कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं डायमेंशन होता, जरा देखो। प्लेन एंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको डिनोट करते हैं थीटा से, और वो होता है आर्क लेंथ। याद है, कुछ पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा देखा है तो उसे देख लीजिए करके, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब आप जरा देखो, आर्क लेंथ क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। और रेडियस भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो एल खत्म हो गया, यहाँ पे एम है ही नहीं, मास इस पर मास इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, टाइम इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसका डायमेंशन तो नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है और उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। ठीक है, सो दिस इज सच अ क्वांटिटी व्हिच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। वही चीज यहाँ पूछी जा रही थी कि नेम द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो एक तो आपका प्लेन एंगल हो गया, दूसरा सॉलिड एंगल हो गया। दोनों केस में होता है कि यूनिट्स तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। अब देखिए दूसरा, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस बट नो यूनिट्स। यहाँ क्या था, यूनिट्स है, डायमेंशन नहीं है। यहाँ बोला कि डायमेंशंस होना चाहिए और यूनिट्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई क्वांटिटीज एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ नन। जिसका डायमेंशन अगर होगा तो जाहिर बात है उसका यूनिट भी होगा। इसके बाद देखिए क्या है, एक्सप्लेन डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। बहुत से लोगों को सामने आता है कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं इसे समझा रहा हूँ, ध्यान समझे। जैसे एग्जाम्पल ही लिया है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन करना है, डायमेंशन क्या होता है वो बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए, एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है ये बताइए। तो चलो ये इसी से मैं बता देता हूँ। डेंसिटी का डायमेंशन जो आपसे पूछा गया, तो डेंसिटी का अगर मैं सिर्फ डायमेंशन पूछूं, डेंसिटी का डायमेंशंस किसमें, आपसे बोलेगा कि भाई मास में कितना है बताइए, लेंथ में और टाइम में। तो डेंसिटी का डायमेंशन देखिए हमने क्या निकाला, मास में होता है 1, लेंथ में होता है -3 और टाइम में क्या होता है 0। सो दीज आर द डायमेंशंस। ये प्योर नंबर होगा क्योंकि डायमेंशन के फॉर्मूले में है क्या है कि डायमेंशंस आर दी पावर्स, तो ये प्योर नंबर होगा हमेशा। तो डायमेंशन क्लियर हो गया। अब आइए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने लिखा था कि डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डेंसिटी के लिए सिंबल ये होता है रो, है ना। क्या पढ़ते हैं, दिस इज रो। इसको आप ऐसे कर लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर लिखना है, छोड़ दिया, अभी मैं इक्वेशन लिखाने जा रहा था बेसिकली। पहले बता दूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m, यहाँ देखिए डेंसिटी क्या है, m, यहाँ लिखे रखा है ml-3 t का पावर 0। आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में ले लीजिए, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है कि नहीं।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पावर 1 हो तो जनरली लिखते नहीं उसे, तो कुछ जगह आपको ऐसा भी लिखे मिलेगा ml-3, और जब एक जिसका पावर 0 है 0 होता है उसको हम वहाँ लिखते ही नहीं है। जिसका पावर 1 होगा तो पावर नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो टर्म तो रहेगा ही, पावर नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे m का पावर 1 है तो सिर्फ m लिखे छोड़ दिया, अंडरस्टूड है कि पावर उसका 1 ही है। l का पावर -30 और t का पावर चूंकि 0 था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पर वो बेस्ड ही नहीं है, टाइम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है उस फिजिकल क्वांटिटी में। तो ये हो गया आपके डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसमें लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और तीसरी चीज उसने पूछी थी कि व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, आप यहाँ लिखिएगा डेंसिटी यानी रो के फॉर्म में ऐसे लिखिए, ठीक है। और या किसी किसी जगह वैसे लिख सकते हैं डेंसिटी, और राइट से हम क्या लिख देंगे ml-3। तो ये बेसिकली इस तरह से लिखने को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ये पूरी चीज को मैंने बता दिया आपको। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये साइन रहेगा ना, इक्वल टू साइन, जो इक्वलिटी का साइन होता है वो इन्वॉल्व होने सब जाके इक्वेशन बनता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ टर्म्स लेफ्ट साइड में होंगे, कुछ टर्म्स राइट साइड में होंगे, तो दोनों टर्म मिला करके इक्वेशन बनता है, बीच में इक्वलिटी का साइन होगा, ठीक नहीं। तो ये इक्वेशन कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए यहाँ हमने ये हमने डेंसिटी के टर्म में समझाया, यहाँ आपको फोर्स के टर्म में समझा दिया गया है कि फोर्स का डायमेंशन पूछा जाएगा तो सिर्फ ये नंबर हम लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये पूरी चीज़ हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फोर्स का इक्वेशन पूछा जाएगा तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी आप लोग ऐसे। सिमिलरली आप और भी दूसरी क्वांटिटीज का लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज दिस, अ जनरल डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिटन एज दिस। यहाँ पे क्यों किसी किसी जगह ऐसे भी लिख देते हैं और किसी किसी जगह सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। तो जैसे कोई क्वांटिटी है Q, अब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इन जनरल ये उसने यहाँ पे क्या किया है कि सातों फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो उसने एक्सप्रेस कर दिया है कि नहीं। जैसे m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, एम्पियर है, एम्पियर का पावर d ले लिया, केल्विन है टेम्परेचर, उसका पावर इसने e ले लिया है। हमने बताया था कि मोल के लिए कैपिटल N भी यूज करते हैं, कहीं कहीं मोल भी लिख देते हैं, तो यह मोल लिख दिया उसने, मोल का पावर f ले लिया है। और कैंडेला में भी कहीं कहीं J यूज करते हैं, कहीं CD ले देते हैं, तो CD का पावर क्या लिख लिया है G। ये देख लीजिएगा, ये जनरल हो गया, यानी जस्ट एक मोस्ट जनरल फॉर्मेट लिख दिया है कि भाई किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखोगे तो इस तरह का फॉर्मेट होगा। अब इसमें जाहिर बात है कि कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं है सब उसमें सारा सातों आ जाए, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि मैक्सिमम केस में जो आपकी मैकेनिकल क्वांटिटीज होंगी मैकेनिक्स वाली, तो उसमें ये मिलेगा सिर्फ मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे आप, टेम्परेचर पे बेस्ड क्वांटिटीज होगी तो उसमें केल्विन भी आ जाएगा, करंट पे बेस्ड कुछ होगा तो उसमें ये आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आएंगी, ठीक है। गैस के टर्म में बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा कुछ, है कि नहीं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह करके इस पर कुछ बेस्ड हो रही है, कैंडेला का टर्म भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। तो आज हमको लगता है कि इतना ही रखा जाए, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखेंगे, सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये बहुत ही आसान था, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर, लेकिन इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम मेजरमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, एरर्स एंड मेजरमेंट्स वगैरह, तो वहाँ चीज़ें जाहिर बात है ऐसा ऐसा लोड बढ़ता चला जाएगा आपके ऊपर। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप समझते चले जाएं और उसे कुछ कुछ दिन पे रिवाइज ज़रूर कर लेंगे। बड़ी तेज़ी से गायब होता है ये दिमाग से चीज़ें, है ना, सब चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, तो इन चीज़ों को याद करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा थोड़े से दिन पे बार बार, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।